हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग भारत का संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा जा रहा है और इसके अंतर्गत अब तक हमने कंपनी के शासन के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अध्ययन किया, जो कि 1773 में लाया गया था। फिर हमने पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में अध्ययन किया, जो कि 1784 में लाया गया था। और हमने चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन किया और चार्टर एक्ट के तहत अब तक हमने 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा। फिर हमने 1833 में चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया इसके बारे में जाना। आज की क्लास में हम अगला चार्टर एक्ट अर्थात अंतिम चार्टर एक्ट 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले पिछले क्लास में जो चार्टर एक्ट पढ़ा गया है, जिसमें 1793 का चार्टर है एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, उसका अध्ययन एक बार कर लिया जाए। फिर हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिछली क्लास में जो पढ़ा गया है उसका रिवीजन हो जाए, फिर हम आगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1793 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका आगमन भारत में कब होता है हमने बताया, हमने देखा 1600 ईस्वी में भारत में आगमन होता है। और कंपनी का उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार करना। तो कंपनी का उद्देश्य भारत में क्या है? व्यापार करना है। और कंपनी आगमन होता है भारत में 1600 ईस्वी में। और यह अधिकार एक चार्टर के माध्यम से कंपनी को दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ के कंपनी को अधिकार दिया जाता है भारत या ईस्ट एशिया में व्यापार करने के लिए। फिर आगे चलकर यह अधिकार 1609 में असीमित समय के लिए कर दिया जाता है, असीमित समय के लिए बढ़ा दिया जाता है 1609 ईस्वी में। और कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन जब 1793 का चार्टर एक्ट लाया जाएगा, इसके माध्यम से क्या किया गया कि जो कंपनी है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया। और यह प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया जाता है? वह एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि अगले 20 वर्ष तक कंपनी क्या कर सकती है? भारत में व्यापार कर सकती है। फिर जब 1813 का चार्टर एक्ट लाया जाएगा, और इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, 20 वर्षों के लिए दोबारा बढ़ाया गया या एक्सटेंड किया गया कंपनी के अधिकार को। लेकिन इसके माध्यम से क्या किया गया? जो कंपनी की मोनोपॉली है उसको ख़त्म कर दिया गया, अर्थात एकाधिकार को ख़त्म कर दिया जाता है इस एक्ट के माध्यम से, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और केवल कंपनी को चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा, इस एक्ट में प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कि जो कंपनी का एकाधिकार है उसको कम कर दिया जाता है, एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है, और केवल चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहेगा। और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को दोबारा 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से मोनोपॉली खत्म कर दी जाती है। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया 1833 के कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है।
तो व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया कब? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो 1793 में 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ाया गया, आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन 1813 में क्या किया गया? एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। इस एकाधिकार के माध्यम जब खत्म कर दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा कि ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते हैं। और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और अब कंपनी क्या करेगी? भारत में केवल प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करेगी। तो कंपनी जिसका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, 1833 के आते आते कंपनी केवल प्रशासनिक निकाय के रूप में रह गई, उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर को 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जब इसको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा भारत का, तो जो अन्य प्रांत हैं, जैसे यहाँ मुंबई प्रांत है, यहाँ मद्रास प्रांत है, इनकी विधायी शक्तियाँ, इन प्रांतों की जो विधायी शक्तियाँ हैं अब किसके पास निहित होंगी? वह होगा भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो इस प्रकार देखा जाए विधिक केंद्रीकरण की शुरुआत होती है इस एक्ट के माध्यम से। अब विधायी शक्तियाँ किसके पास निहित होंगी? भारत के गवर्नर जनरल के पास। और हमने देखा प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस एक्ट के माध्यम से पहला भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और इसी एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था। और आगे चलकर क्या कर सकता है कि या भारत का गवर्नर क्या कर सकता है? एक आयोग का गठन कर सकता है, लॉ कमीशन का गठन कर सकता है। और 1835 में इस दिशा में एक लॉ कमीशन का गठन किया जाता है और वह किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो अब तक हमने 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन किया, इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन किया, फिर हमने 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन किया। तो पिछली क्लास में जो पढ़ा गया था उसका रिवीजन किया गया अब तक। अब हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1853 के चार्टर एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से परिवर्तन क्या किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे भारत में कौन सा परिवर्तन किया गया और इसके बाद देखेंगे ब्रिटेन में क्या परिवर्तन किया जाता था। तो हमने देखा कि भारत का जो प्रशासन है इसके माध्यम से चलाया जा रहा है, यहाँ वह होगा भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत का प्रशासन चलाया जा रहा है। और 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या परिवर्तन किया गया कि इस चार्टर एक्ट में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को सर्वप्रथम पृथक किया गया। तो यहाँ गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत का प्रशासन चलाया जा रहा है, भारत का गवर्नर जनरल। और उसकी सलाह के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, एक काउंसिल थी। और काउंसिल का गठन हमने देखा था 1773 में किया गया और जिसमें 4 मेंबर थे। आगे एक मेंबर कम कर दिया जाता है, फिर 3 मेंबर हो जाते हैं। लेकिन 1833 के जब चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो 3 मेंबर थे उसमें एक विधि सदस्य को शामिल कर दिया जाएगा। और यह प्रावधान कब किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से एक विधि सदस्य शामिल किया जाएगा इस काउंसिल में और इनकी संख्या की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और 1853 का जब चार्टर एक्ट लाया जाएगा तो जो विधि सदस्य शामिल हुआ था इसमें अस्थायी था, क्योंकि जब गवर्नर जनरल कोई एग्जीक्यूटिव फैसला लेता था तो यह सदस्य विधि सदस्य उसमें नहीं शामिल होता था। लेकिन जब यह लेजिस्लेटिव फैसला या विधायी फैसला लेता था गवर्नर, तो इस विधि सदस्य को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो काउंसिल है उसमें से, उस काउंसिल में से
विधायी परिषद को अलग कर दिया जाएगा। तो विधायी परिषद को काउंसिल से अलग कर दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से क्या किया गया, कार्यकारी काउंसिल और विधायी परिषद को या विधायी काउंसिल को अलग कर दिया जाता है। कब? 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि अब विधायी परिषद में कुल 12 मेंबर होंगे। 12 मेंबर में से 4 काउंसिल के सदस्य होंगे जो पहले शामिल थे इस काउंसिल में, और 2 सदस्य, एक होगा गवर्नर जनरल भारत का और एक होगा कमांडर इन चीफ होगा। और बाकी 6 सदस्यों में 4 जो ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें आगरा, आगे बम्बई प्रांत था, बम्बई प्रांत के बाद मद्रास प्रांत और बंगाल प्रांत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो 6 सदस्यों में देखा जाए 4 मेंबर इन प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगरा प्रांत को कब बनाया गया? 1834 में आगरा प्रांत को अलग किया गया बंगाल के प्रांत से। और यह प्रावधान कब किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया। तो 4 मेंबर, 6 मेंबर में से 4 मेंबर इन प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे और 2 मेंबर क्या होंगे, कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे इन सदस्यों में। तो कुल देखा जाए जो विधायी परिषद अलग किया गया, उस विधायी परिषद में अब कुल कितने मेंबर होंगे? 12 मेंबर होंगे। 12 मेंबर में पूर्व 4 मेंबर काउंसिल के और 2 मेंबर में एक गवर्नर जनरल होगा और कमांडर इन चीफ होगा। और 6 मेंबर में से देखा जाए 4 मेंबर इन प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और 2 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के सदस्य होंगे। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद को अलग किया जाता है 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और इन 6 सदस्यों में देखा 4 प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तर पश्चिमी प्रांत के, और 2 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला प्रावधान क्या किया गया कि बंगाल में के प्रेसिडेंसी के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। जब 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया, उसके माध्यम से क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को, तो इसका देखा जाए क्षेत्राधिकार बढ़ जाता है, अर्थात अधिक बर्डन होने के कारण एक विकल्प की व्यवस्था की जाती है बंगाल में प्रशासन चलाने के लिए। और इस माध्यम से क्या किया गया कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है इस एक्ट के माध्यम से। और अगला प्रावधान क्या किया गया कि जो नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया, क्योंकि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी। और प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। तो जो भारत में नियुक्तियां की जा रही थी कंपनी के विभिन्न पदों पर, उसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का प्रभाव था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाएगा नियुक्ति के मामले में कंपनी के प्रशासकों के। अब कहा जाएगा कि अब जो भी नियुक्ति भारत में की जाएगी वह किसके माध्यम से की जाएगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाएगी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रभाव को कम कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, और जो भी नियुक्तियां की जाएंगी भारत में वह किसके माध्यम से होंगी, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होंगी। और यह प्रावधान कब किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और अगला प्रावधान क्या किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कुल 24 मेंबर थे, उन 24 मेंबर्स में से 6 मेंबर घटा दिया गया। अब कुल टोटल कितने मेंबर होंगे, 18 मेंबर होंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अब कुल 18 मेंबर होंगे, और इसमें से 6 मेंबर किसके द्वारा चुने जाएंगे, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत होंगे या नॉमिनेट होंगे। तो 6 मेंबर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट होंगे। और इनको कोरम पूर्ति के लिए 10 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। तो अब तक हमने देखा 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया। पहला जो प्रावधान किया गया कि
कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग कर दिया गया, अर्थात जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल कितने मेंबर होंगे? 12 सदस्य होंगे। और बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की जाती है इस एक्ट के माध्यम से। और नियुक्तियों में क्या होगा कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रभाव को खत्म कर दिया जाएगा। अब नियुक्ति किसके माध्यम से होगी? खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में पहले 24 मेंबर हुआ करते थे, अब मेंबरों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। और 6 सदस्य क्या होंगे? क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और गढ़ पूर्ति के लिए जो मिनिमम सदस्य होंगे कितना रखा गया? 10 रखा गया। तो आज की क्लास में हमने 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास हम बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।